Hello everyone, welcome to the Study Holics। मैं आज लेके आया हूँ एक नया टॉपिक इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या नया होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर हुए हैं, उनके अंदर उनकी एप्लीकेशंस पूछी जाती है, जो कि यूट्यूबर बताता नहीं है जल्दी से। क्या है ना कि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है, वो व्यूज़ के लिए करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। और जो ये कंटेंट मैंने लिया है, ये 2-3 बुक से लिया गया है। जैसे कि पहला है लक्ष्मीकांत, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लवेबल बुक रही है इंडिया की। और दूसरी है एनसीईआरटी, जिसके बाहर कुछ नहीं जाता है। तो उन्हीं से कंटेंट उठाया गया है। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम कंटेंट की बात करते हैं। तो हमारा कंटेंट रहने वाला है पहला डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि उन इलेक्शंस के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं करते हैं। फिर मैं बात करूंगा क्वालिफ़िकेशन, कि प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए। फिर ओथ के बारे में बात करेंगे, शपथ जिसे बोलते हैं, कि प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है, कैसे शपथ ली जाती है। फिर हम बात करेंगे कंडीशंस की, कि प्रेसिडेंट के ऊपर कौन कौन सी कंडीशन लगती है, ठीक है। और उसके बाद में हम आएंगे टर्म के ऊपर, कि इनका कार्यकाल कितना रहने वाला है, कब ये छोड़ सकते हैं अपना, ठीक है। फिर हम आएंगे इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि महाअभियोग ला के उनको निकाला जा सकता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ये रहने वाला है। फिर कैसे वैकेंसी रह सकती है प्रेसिडेंट के ऑफिस की, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर 10वां टॉपिक अपना रहेगा पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या क्या पावर हैं, क्या प्रेसिडेंट करते हैं, वो सब। फिर 11वें के अंदर मैं बताऊंगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि वो क्या क्या ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। फिर बात करता हूँ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसके अंदर वो क्षमा या क्षमादान करते हैं, तो उससे रिलेटेड रहेगा इसके अंदर। और फिर आते हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है। तो आप जितना भी ये सब देख रहे हैं, इनके अंदर मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा, जो कि ऑलरेडी CDS, FCAT, INET, CEAPF जैसे एग्ज़ामों के अंदर पूछी जाती है। तो वो सब क्लियर कर दूंगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 से लेके 78 तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 में आते हैं। और जो ये 5th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये यूनियन एग्जेक्टिव से डील करता है। ओके, तो यूनियन एग्जेक्टिव की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल होता है हमारा सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर। इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल। ओके, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो ये हमारे इंडिया के सबसे उच्चतम जिसे बोला जाता है, ये हेड होते हैं। और पहले सिटीजन जिनको बोला जाता है, वो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। CDS के अंदर ख़ासतौर पे ये आया हुआ है ऑप्शंस के अंदर। तो प्रेसिडेंट सिंबल होता है हमारी कंट्री का यूनिटी का, इंटीग्रिटी का एंड सॉलिडरिटी का। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का है, वो डायरेक्टली पीपल चूज नहीं करते उनको कौन कौन चूज करते हैं हम देखते हैं। चलिए, पहला है इलेक्टेड मेंबर।
ध्यान रखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ हाउस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकेंड वन इज़ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे भी इलेक्टेड मेंबर की ही बात की जा रही है। इलेक्टेड मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के। तीसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी। ध्यान रखिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, जो कि फ़िलहाल अभी 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर भाग लेती है। और उनके भी कौन से मेंबर? इलेक्टेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ध्यान रखिए इलेक्टेड मेंबर की बात की गई है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कि प्रेसिडेंट का सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है या फिर कैसे, तो ध्यान रखिए ये भी बहुत जगह पूछा गया है एग्ज़ाम्स के अंदर कि सीक्रेट बैलेट होती है या फिर नहीं होती है। तो ध्यान रखिए सीक्रेट बैलेट ही इनकी वोटिंग होती है। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे देखिए अभी नॉमिनेटेड मेंबर है ये लोग, वहाँ पीछे मैंने इलेक्टेड मेंबर की बात की गई थी। तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। दूसरा पॉइंट है अपना नॉमिनेटेड मेंबर, अगेन नॉमिनेटेड मेंबर की बात हो रही है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरा पॉइंट है हमारा मेंबर कौन से, जिसके अंदर जिस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होती है, ठीक है। तो उनके अंदर जो मेंबर है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं। तो नॉमिनेटेड जो मेंबर है उनको हम शामिल नहीं करते इसके अंदर। और अगर बात रही हमारी यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ पे भी सेम केस रहता है, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं, जबकि इलेक्टेड मेंबर वहाँ पे भाग लेते हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए प्रेसिडेंट की, तो चलो वो भी देख लेते हो। पहला तो यही है कि वो एक इंडियन नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी उम्र 35 साल कंप्लीट कर चुका होना चाहिए। 35 साल मिनिमम एज है, उसके ऊपर हो सकती है कुछ भी। तीसरा पॉइंट है हमारा वो या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। मतलब क्वालिफ़िकेशन उनकी ये होनी चाहिए कि क्वालिफाइड होना ही चाहिए वो इलेक्शन के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि उन्होंने कोई भी ऐसा ऑफिस के अंदर प्रॉफिट वाली उन्होंने पोस्ट नहीं ले रखी हो। कहने का मतलब ये है कि यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी वो काम नहीं करते हो, जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गए हो या फिर पब्लिक अथॉरिटी के अंदर हो गए हो, तो वो सब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए। चलो हम ओथ की बात करते हैं कि कैसे शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस के अंदर जाने से पहले इनको ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। और वो जो ओथ है वो कौन दिलवाएगा, तो देखते हैं। प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अब्सेंट है कि बाई चांस वो नहीं होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पे, तो वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है वो उनको शपथ ग्रहण करवाएगा। तो ये ओथ इस प्रकार से ली जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले सीनियर मोस्ट जज से पूछा जाएगा, अगर वो नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले हम चीफ जस्टिस को प्रेफरेंस देते हैं, अगर ये हुए तो ये दिलवाएंगे, अदरवाइज जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो उनको और दिलाएगा।
तो कंडीशंस क्या रहने वाली है प्रेसिडेंट के लिए, तो चलिए हम उसके लिए भी बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है। पहला कंडीशन है कि वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए पहले से। कहने का मतलब पहले से इसका नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि वो कोई भी प्रॉफिट वाली जॉब नहीं कर रहे हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड थर्ड वाली की बात करें तो ऐसा कि राष्ट्रपति भवन के अंदर कि उनको रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता है, उससे रिलेटेड है। सो इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर। एंड फिफ्थ की बात करूँ तो एक ऐसा कंडीशन है ये जिसके अंदर ये दिया गया है कि अगर वो एक बार ज्वाइन कर लेते हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो उसके बाद में उनको जो अलाउंसेस मिलती है वो उनसे नहीं छीना जा सकता 5 साल के कार्यकाल के लिए। तो इनके पास एक ये भी पावर होती है कि जब तक उनका टर्म ऑफिस है उनको इम्यूनिटी, मतलब कि उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बचा रहे। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब कि क्रिमिनल केस हो गया उनसे छुटकारा मिल जाएगा। उनके पास ऐसी पावर्स होती है। और वो भी ऐसे पर्सनल एक्ट में, ऐसा नहीं है कि मर्डर करके आ गए और उसके बाद में उनको इम्यून मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, उनको कुछ हद तक इम्यूनिटी होती है। अगर हम टर्म ऑफिस की बात करते तो जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना तो वो है प्रेसिडेंट 5 साल के लिए बन सकते। ठीक है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके बाद भी वो बने रह सकते हैं। अगर ऐसे इमरजेंसी आ जाती है तो मान लीजिए कि हम लोग नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए देरी से इलेक्शन करवा रहे हैं, तो उस टाइम के अंदर ये बने रह सकते हैं 5 साल के बाद में भी। ओके, दूसरा पॉइंट है अपना कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको दें। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो क्या होता है, इंडिया में फिर से एलिजिबल होता है, मतलब री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट। जबकि हम यूएस की बात करें तो एक इंसान 2 बार ही प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में आप कितने भी टाइम के लिए बन सकते हो। अब आती है महाअभियोग की बात। तो प्रेसिडेंट को हम महाअभियोग लगा के उनको निकाल भी सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को हम निकाल सकते हैं महाअभियोग के द्वारा, जिसके अंदर हमें ये साबित करना पड़ता है कि प्रेसिडेंट ने वॉयलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है प्रेसिडेंट ने, तो हम इनको निकाल सकते हैं इम्पीचमेंट के द्वारा, महाअभियोग के द्वारा। तो ये जो इम्पीचमेंट है, ये महाअभियोग है, ये किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर जारी किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि लोकसभा के अंदर ये महाअभियोग लाया गया है, तो लोकसभा को पहले 14 दिन का उनको नोटिस देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद महाअभियोग लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लोकसभा के अंदर जैसे महाअभियोग लाया गया, उन्होंने पारित कर दिया, तो वो अब जो महाअभियोग लाया गया है वो राज्यसभा के अंदर जाएगा। तो राज्यसभा उन सभी को चेक करेगी कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है, अगर वॉयलेशन हुआ है तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ में उनको रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। और जब पास
हो जाता है रेजुलेशन, उसके बाद में उसी टाइम से उनको निकाला जाता है, प्रेसिडेंट को निकाल देते हैं उसी टाइम से। ठीक है, तो ये बात थी इम्पीचमेंट की। और अभी तक ऐसा इंडिया के अंदर हुआ नहीं है कि किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा निकाला गया हो। ये वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि अभी तक किसी को भी निकाला नहीं गया है। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं हम वैकेंसीज़ पे कि किस किस टाइप से वैकेंसी हो सकती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। तो एक तो है कि 5 साल का उनका टेन्योर ख़त्म हो गया तो वैकेंसी हो सकती है उनके ऑफिस में, या फिर वो रिज़ाइन कर दे अपने तो हो सकता है। और रेजिग्नेशन मैंने आपको बता दें किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। या फिर हो सकता है वैकेंसी की इम्पीचमेंट महाभियोग के द्वारा उनको निकाल दिया गया हो, या फिर हो सकता है वो उनकी डेथ हो गई हो या उनकी मृत्यु हो जाने के कारण से, ये हो गया। और एक और हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि वो डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो जो ये इलेक्शन की वैकेंसी है ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए रह सकती है। ओके, तो इसके बाद में न्यू हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और जो नया प्रेसिडेंट बनेगा वो एक फुल टाइम के लिए ही बनेगा। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो नए बन गए हैं, ठीक है, पिछले वाले प्रेसिडेंट ने 2 साल बिताए प्रेसिडेंट ऑफिस में, उसके बाद में लोकसभा गिर गई, तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब 3 साल के लिए बचा है वैसे तो टाइम, बट ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट वाले प्रेसिडेंट आएंगे वो 5 साल का ही टाइम बिताएंगे उसके अंदर। ठीक है, और वैकेंसी ऐसे भी हो सकती है कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेजिग्नेशन हो गया या रिमूवल हो गया, डेथ हो गया। अगर इस टाइप की वैकेंसी अगर होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे एक्ट ऐसे करेंगे प्रेसिडेंट के जैसे वाइस प्रेसिडेंट हमारे नहीं रहे, रेजिग्नेशन हो गया हो, रिमूवल हो गया हो या फिर डेथ हो गई, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट हमारे काम करेंगे। ठीक है, जब तक कि नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली है, तो उस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वही एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। और अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, मान के चलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। चलिए हम अभी बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर होती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर होती है उनके पास, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर होती है, तीसरा फाइनेंशियल पावर होती है, चौथा जुडिशियल पावर होती है, पांचवा डिप्लोमेटिक पावर होती है, छठा मिलिट्री पावर होती है, सेवन्थ इमरजेंसी पावर होती है। चलिए इनके बारे में मैं बता देता हूँ एप्लीकेशंस जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट ही जो एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है उन्हीं को मैंने लिया है। तो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है कि प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, एंड सेकंड है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम CAG के नाम से जानते हैं। ये इंडिया के अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, मतलब इंडिया के अंदर जो अकाउंट का संभालने का काम होता है पूरे इंडिया का, वो इन्हीं का काम होता है। ओके, फिर आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी यही अपॉइंट करते हैं। फिर अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन
एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको भी यही अपॉइंट करते हैं, एंड द गवर्नर ऑब्वियसली। तो इन सबको यही अपॉइंट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर में इतना होता है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। तो लेजिस्लेटिव पावर में होता है कि वो 12 मेंबर को राज्यसभा के अंदर क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट नहीं है, नॉमिनेट है। तो वो 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर, जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो। या तो वो लिटरेचर में हो सकता है, या फिर साइंस में हो सकता है, या फिर आर्ट एंड सोशल सर्विस में हो सकता है। एंड सेकंड है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 मेंबर्स को। यहाँ पे 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा के अंदर फ्रॉम एंग्लो इंडियन से। ओके, यहाँ पे हमने 12 मेंबर की बात की गई है जो कि राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 मेंबर है जो कि लोकसभा के अंदर वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। तो फाइनेंशियल पावर में ऐसा है कि जो मनी बिल होता है, वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर तभी लाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट की पहले से रिकमेंडेशन ली हुई हो। और मान लीजिए कि सेकंड पॉइंट है, मान लीजिए कि आपको डिमांड और चाहिए मनी बिल के अंदर, तो वो भी रिकमेंडेशन पर ही मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। तो जुडिशियल पावर में होता है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के भी। तो पीछे जो अपॉइंटमेंट की बात की गई थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर CAG की बात की गई थी। यहाँ पे जुडिशियल पावर की बात की जा रही है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस है और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात हो रही है। और यहाँ तक कि वो क्षमादान भी कर सकते हैं। ये जो है रिस्पाइट, रिमिशन, ये सब जो है इनके बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है पावर्स, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है CDS पर्सपेक्टिव से, तो इनका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे डिप्लोमेटिक पावर की बात करते हैं हम। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है और जो बाहर हमारे डिप्लोमेट्स जिनको एम्बेसडर बोला जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही होता है। जितने भी एग्रीमेंट है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, या फिर जितने भी डिप्लोमेट्स एम्बेसडर जा रखे हैं बाहर, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही होते हैं। अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। जितने भी इंडिया के डिफेंस फोर्सेस है उनके सुप्रीम कमांडर हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। और जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ है उनको अपॉइंट करने का काम, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलने के बाद जो अपॉइंटमेंट होता है वो इन्हीं का होता है। अगर हम इमरजेंसी की बात करें, इमरजेंसी पावर्स की, तो आपको पता होगा नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों ही प्रेसिडेंट के अंडर में होती है। तो इनका ध्यान रखिए। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आती है, प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 365 के अंदर आता है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर आती है। जो ये आर्टिकल है ये आप याद कर लीजिए, ये बड़े इम्पोर्टेंट है CDS के लिए, FCAT के लिए, जितने भी डिफेंस फोर्सेस एग्जाम है उन सभी के लिए। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि हमें आर्टिकल 123 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसके अंदर होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो वो जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं, या जैसे मान लीजिए लोकसभा सीटिंग में नहीं है, या फिर राज्यसभा सीटिंग में नहीं है, या फिर दोनों ही सीटिंग में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट हमारे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं
जॉइंट सीटिंग का हम पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करते हैं। चलिए हम पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो पार्डनिंग पावर की बात करें हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के अंदर दिया गया है, 72 के अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे कि पनिशमेंट हो गया, किसी को मान लीजिए पनिशमेंट दिया जा रहा है तो उसके लिए हम माफ़ी का जो बोला जाता है माफ़ी प्रदान करना, तो वो इसी के अंदर होता है। ओके, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें जैसे कि कोर्ट मार्शल हो गया, मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी पनिशमेंट से रिलेटेड होता है तो उसके अंदर भी दिया जाता है। तीसरी हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस सुना दिया है, जैसे मृत्युदंड दे दिया गया है, तो उसके लिए भी हम प्रेसिडेंट से याचना करते हैं। तो उसके अंदर भी प्रेसिडेंट अपने को मृत्युदंड से बचा सकते हैं। तो ये कुछ पार्डनिंग पावर है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है, जो कि मैं एक अलग वीडियो जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है, इनका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और एक पावर्स का अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको मैं सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पोजीशन है, एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो जो अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का, मान लीजिए कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पा रही है, लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी साबित नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बनाना वो सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। मान लीजिए कि दो पार्टी है, दोनों ने ही मेजॉरिटी शो नहीं की है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि किसको प्रेसिडेंट बनाना है और किसको प्रेसिडेंट नहीं बनाना है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल होती है, मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल होती है लोकसभा के अंदर। अगर कोई भी गवर्नमेंट अपनी कॉन्फिडेंस साबित नहीं कर पाता है, अपनी आधिकारिकता साबित नहीं कर पाता है, तो उसको सरकार को गिराने का प्रेसिडेंट के पास में पूरा अधिकार होता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाते तो जो मेजॉरिटी होती है, मतलब कि मेजॉरिटी उन्होंने साबित नहीं कर पाए, तो लोकसभा गिराने का काम, डिसोल्यूशन करने का काम प्रेसिडेंट का ही होता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि इनके ऊपर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है CAPF के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, ठीक है, जो कि आप पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग promulgation of the ordinance is oblique are correct. First, the president can promulgate ordinance which are of temporary duration. Second है, an ordinance promulgated by the president has to be ratified by parliament within 6 weeks of its reassembly. तो ऑप्शन है आपके फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी है बोथ 1 and 2 एंड डी है नीदर 1 नो 2। तो आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, और जो आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर कीजिए। और